मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी सर, दिल्ली की चुनावी पिच पर डीपीएल चालू है, जैसा आपने पिछले एपिसोड में कहा था, और एक से एक गुगली और एक से एक यॉर्कर हमें दिखाई पड़ रही है। अभी नई जो नया मुद्दा सामने आया है वो आपकी तरफ से है, और उसने वोटर स्कैम, दिल्ली में वोटर स्कैम होने का आरोप लगाया है। हम कहें तो एक तरह से आपने एक यॉर्कर फेंकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी जो है वो इसे फुल टॉस बना करके मैदान के पार पहुंचा पाती है या फिर क्लीन बोल्ड हो जाती है। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनका जिक्र कर दूं। दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने अभी फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि दिल्ली के जो कुल वोटर हैं वो 1,55,24,858 है। ये दिल्ली के कुल वोटर की संख्या है। इसमें करीब करीब 8 लाख नए वोटर जुड़े हैं और 2,08,302 वोटर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। इस वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली में वोटर स्कैम हो रहा है और वोटरों के नाम, एक खास समुदाय के वोटर के नाम कटवाने और जुड़वाने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि करीब 10% वोट जो है फर्जी तरीके से जोड़े जा रहे हैं और 5.5% वोट जो है वो फर्जी तरीके से हटाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह संख्या ऐसी है जो चुनावी नतीजे उलट पुलट कर सकती है। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो दिल्ली के चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली चुनाव आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव बना रही है जो ऑब्जेक्टर्स है उनके पर्सनल डिटेल देने के लिए, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जो इस तरह के आरोप लगा रही है ये फिजूल है। तो बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया है। क्या इन आरोप में कुछ आपको दम लगता है? क्योंकि वोटरों के नाम जोड़ने घटाने की एक प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के द्वारा तय होती है। क्या लग रहा है सर आपको, क्या स्थिति है? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी, जो आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने यॉर्कर फेंका है, ये यॉर्कर नहीं फेंका है, वो डेस्परेट सा एक उन्होंने बल्ला घुमाया है। जब 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 अचानक मालूम हुआ कि एक नई सी स्थिति आ गई और गेंद संभल ले रही हो, तो फिर बैट्समैन ब्लाइंड बैटिंग करता है कि उसके अंदर जो बल्ले पे आ जाए तो चला देंगे। ये जो वोटर लिस्ट जो डिक्लेयर हुआ है, ये वोटर लिस्ट में जो खास बात ये है कि आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते इस वोटर लिस्ट को। ओवरऑल करीब 8 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ा है, मतलब पिछले चुनाव से इस चुनाव में 8 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ा है। तो आप ये नहीं कर सकते कि सारा काट के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं है। प्लस कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिनमें की जो है सो काफी लंबे, मतलब काफी बड़े तादाद में वोटर पड़े हैं, और वो है बवाना, विकासपुरी, बुराड़ी, किराड़ी, ओखला। 19%, 14%, 16%, 16%, 13%। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहर से जो माइग्रेंट आता है वो माइग्रेंट आगे, ये सब आउटस्कर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और बाहर से जो माइग्रेंट आता है आकर के इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेटल करता है। ये तो नॉन फैक्ट है। तो वोटर का जो बैंक का इंक्रीज यहाँ पर तो जस्टिफाइड है, समझ में आ रहा है। अब वोट कट कहाँ से रहे हैं? वोट कट रहा है दिल्ली कैंट, नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, आरके पुरम, लक्ष्मी नगर। इन 4 जगह से ये वोट कटता हुआ दिखा रहे हैं। तो वोट कटने का तो जो 3 कॉलोनी जो है, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली, राजेंद्र नगर, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली और आरके पुरम, ये तो सरकारी कॉलोनियां हैं। ये सरकारी कॉलोनियां हैं, और आज के तारीख में सरकारी कॉलोनी में जो रिहाइश जो है
और जो रिहाइश जो है सो वो जो कॉलोनी का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, कई लोग शिफ्ट कर गए और कई सरकारी कर्मचारी जो वोटर रहे वो रिटायर हो गए या हो गए। जब वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ तो इनके नाम सामने आए। एक बात मैं आपको और खास बताऊं कि जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां, इन सारे कॉलोनीज में ये जो जितने अपमार्केट कॉलोनी जहां पर वोट घटा है, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली, राजेंद्र नगर, आरकेपुरम, लक्ष्मी नगर, इन सारे कॉलोनीज में जो झुग्गी झोपड़ियां थी इनको शिफ्ट आउट किया गया है। और ये प्रोसेस कोई इस चुनाव का नहीं है, ये हमेशा से इन चुनावों में ये प्रोसेस रहा है। तो उनको शिफ्ट आउट किया है, शिफ्ट आउट किया जाता रहता है, उनको प्लॉट एलोकेट होते हैं। ये सारा मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुर, ये सारी जो कॉलोनियां बसी हैं दिल्ली में, ये कहाँ से बसी हैं? यहीं से लोगों को झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी वाले लोग जो थे, इनको ये जो उनको जे कॉलोनीज में इनको प्लॉट एलोकेट हुआ, जगह एलोकेट हुई, लोग वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन जो नेता लोग जो थे, इन इलाकों के जो नेता लोग जो थे, वो बड़े होशियारी से उनके वोट इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में रिटेन करके रखते। और मैं इसका एक आपको बड़ी अच्छी एक कहानी बताऊं कि 2004 के चुनाव में जगमोहन जी के खिलाफ अजय माकन चुनाव लड़े थे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से। और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो जो है सो कि जगमोहन अजय माकन से चुनाव हार जाएंगे। जगमोहन तो 96, 98, 99 में लगातार चुनाव जीत रहे थे। और वो जगमोहन एक बड़ा कद दिल्ली में तो जगमोहन बहुत ही बड़ा कद, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे दिल्ली के, फिर बाद मंत्री रहे वाकई। और अजय माकन उस समय नवोदित पॉलिटिशियन थे, राइजिंग पॉलिटिशियन थे, यंग पॉलिटिशियन थे। तो ऐसा हुआ कि जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां, जो राजघाट के पीछे में जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां थी, वो शिफ्ट आउट करा दी जगमोहन ने चुनाव के ऐन पहले। जो राजघाट के पीछे की ये झुग्गी झोपड़ियां कॉलोनी थी, उनको शिफ्ट आउट करा दिया, क्योंकि वो सारे वोटर कांग्रेस पार्टी के वोटर थे। और बीजेपी को, जगमोहन चूंकि दिल्ली के खेल को समझते थे, वो जानते थे कि अगर ये यहाँ पर रहे तो ये जो है सो, ये यहाँ पर अगर रहे तो ये वोट तो अजय माकन को देंगे, मुझे वोट नहीं देंगे। तो इनको सबको वहां से शिफ्ट आउट करा दिया। अब अजय माकन इस बात को लेकर के चुनाव आयोग में गए और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे वोटर्स, जिनको अपने एंड चुनाव के पहले शिफ्ट आउट करा दिया, उनका वोट वहां नहीं चढ़ा है, यहाँ पर ये वोटर हैं, यहाँ ये वोट देने कैसे आएंगे? तो चुनाव आयोग ने एक स्थिति ऐसी पैदा कर दी। तो फिर चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, टीटीसी की बस इनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इन्होंने ये कहा कि हमें बसें का प्रबंध करने का दिया जाए। तो वो पहले ये बात, भाई प्राइवेट बसेस कैसे लाओ, बस भर भर के लोग कैसे लागू चुनाव कराए, ये तो आचार संहिता के खिलाफ है। तो फिर अजय माकन की तरफ से प्रपोजल ये आया कि ठीक है, डीटीसी अपनी बसें उस दिन रूट पे चलाए कि जिससे ये वोटर्स जो वोट देना चाहते हैं वोट देने के लिए आ जाए। इस पर जगमोहन जी भी तैयार हो गए और इस पर चुनाव आयोग भी तैयार हो गया। उन्हें ये, उस समय लोगों के समझ में ये बात नहीं आई कि अजय माकन के चाचा और उनके दादा तो डीटीसी वर्कर्स यूनियन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। फिर उनके चाचा ललित माकन उसके प्रेसिडेंट है, फिर अजय माकन। तो जो डीटीसी की बसें चली वहां से, तो डीटीसी वालों ने अपनी सारे बसें, दूसरी रूट की बसें भी हटा करके वहां लगा दी। और वो भर भर करके लोग आए। और मैंने तो अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं। और वो बिल्कुल जो कहते हैं, जगमोहन जी अपनी छाती पीट रहे थे, इतने ये राजघाट के पीछे जो झुग्गियां थी कि ये इतने लोग कहां से आ गए वोट डालने के लिए। और उन्होंने आकर के दबा के वोट डाला और अजय माकन वो चुनाव जीत गए। इनफैक्ट मैं अजय माकन के साथ उस दिन था। अजय माकन जब वहां पर वोटिंग करीब 2 बजे वहां से निकले और उन्होंने निश्चिंत होकर कहा, वो कनॉट प्लेस में एक होटल पर उन्होंने अपना एक कमरा लिया हुआ था, उन्होंने स्नान किया और भोजन किया, अब सोने चले गए। कहा कि मैंने ये चुनाव निकाल दिया है, क्योंकि मेरे जो झुग्गी झोपड़ी वोटर्स को जगमोहन जी ने शिफ्ट आउट कराया था, मैंने उनको मंगवा करके वोट डलवा दिया है। तो अब इस चुनाव में लेकिन बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ करके काम किया है। ये जो झुग्गी झोपड़ी वोटर्स जो इन्होंने शिफ्ट आउट कराए हैं, उन्होंने उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कटवा दिया। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर बड़े तादाद में जो वोट कटे हैं, वो है नई दिल्ली, जहां 25% वोट कट गया, वो करीब करीब 36,000 वोट है। और नई दिल्ली से चुनाव कौन लड़ रहा है, वहां से एमएलए कौन है?
अरविंद केजरीवाल। आरके पुरम वहां से करीब 17,000 वोट कटा है, 11% वहां से वोट कटा है। ये जो मैं गवर्नमेंट कॉलोनीज की बात कर रहा हूँ। और दिल्ली कैंट, यहां से करीब 39% वोट, 50,000 वोट यहां से जो है सो काट के हटाया गया। सबसे ज्यादा वोट, और आज के टाइम में दिल्ली कैंट सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है, 50,000 वोट कटे यहाँ से। नहीं, राजेंद्र नगर से करीब 11% जो कि करीब करीब 19,000 वोट होता है वो कट करके गया है। और लक्ष्मी नगर से करीब 11% जो करीब 15,000 वोट होता है वो कट करके गया है। ये जो वोट कट करके गए हैं, और ये तो मैं टॉप की 5 सीटें बता रहा हूं, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है कि 14 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जो मैंने जो आंकड़ों को देखा है, करीब करीब 14 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पर कि वोट गिरा है। और ये जो वोट गिरा है, ये वोट मेरा ये मानना, ये वोट झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के रेजिडेंट्स का वोट था, जो कि जिनको की शिफ्ट आउट कराया गया, और शिफ्ट आउट जब कराया गया तो उनके वोट इलेक्टोरल रोल से हटा करके जिस नई कॉन्स्टिट्यूंसी में गए होंगे वहां ऐड कर दिया गया है। और इसीलिए हम जो है सो ये बवाना, विकासपुरी, बुराड़ी, किराड़ी, ओखला में वोट की इंक्रीज देख रहे हैं। इसीलिए हम वो देख रहे हैं। बाकी जो वोटों का जो कहते हैं ना रिलोकेशन जो हुआ है, उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती बरती है। जैसे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट है, उसमें एक ओखला को छोड़ करके बाकी जगह जो है सो नाम मात्र का इंक्रीज हुआ है, 1%, 0.5%, 2% का वोट इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बीजेपी के लोगों ने जो कहना है कि बीजेपी का, जो कल अगर क्रिकेट एनालॉजी में वापस आ जाए, तो बीजेपी के सपोर्ट स्टाफ ने यहाँ पे तो मेहनत किया है कि इन्होंने ये वोट जो थे, जो कि एक वोट, अगर ये वोट पढ़ते तो ये आम आदमी पार्टी को पढ़ते, जैसे पास्ट में कांग्रेस को पढ़ते थे, इस बार आम आदमी पार्टी को पढ़ते। तो इन वोटों को तो इन्होंने निकाल बाहर, आम आदमी पार्टी का ही अगर पार्टी सिंबल को यूज करें, झाड़ू, तो झाड़ू से बुहार करके इन वोटों को इन्होंने यहां से बाहर कर दिया है। अब इस कारण से जो है सो अरविंद केजरीवाल के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखिए, ये जो नई दिल्ली सीट जो है, नई दिल्ली सीट पर जो हमने पहले भी एक कार्यक्रम जो किया था, उसमें बताया था कि नई दिल्ली सीट पर जब हम एमपी के इलेक्शन में भी 50-50% का, मतलब केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने के बावजूद 50% लोग बीजेपी को वोट देते हैं। लोकसभा में बंसुरी स्वराज को 50% वोट आया वहां से, हालांकि केजरीवाल जी को 65% वोट आया जब वो चुनाव लड़े। तो अगर आज 36,000 वोट निकाल दिया गया वहां से, जो करीब करीब 25% वोट निकाल दिया गया, तो आप समझ लीजिए कि बाउंसर किसके लिए है, या फिरकी किसके लिए है, या यॉर्कर किसके लिए है, ये तो आप समझ, ये आम आदमी पार्टी के लिए है। और उस पर अब इसीलिए इन्होंने अब इसके ऊपर अंधाधुंध बल्लेबाजी करनी शुरू की है और एक समा बांधना शुरू किया है। तो अब इसको जो वोटर लिस्ट को देख करके अब ये लगता है कि और जो पिछला वीडियो आया उसके बाद कुछ जो लोगों के रिस्पॉन्स आए, जो लोगों ने वापस में जो बात की, उन लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोगों ने ग्रास रूट्स पे बहुत मेहनत की है और उसका फल देखेंगे। और अब जो मुझे आंकड़े देते हैं, लोग कहते हैं कि वो मुझे अब नजर आ रहा है कि 14 सीट को तो इन्होंने इस तरह से सिक्योर करने की बीजेपी ने कोशिश की है कि जहां से कि जो उन्होंने वोटर्स को रिलोकेट करके अपनी उन 14 सीटों को मजबूत किया है। देखिए, जैसे राजेंद्र नगर सीट है, जहां से दुर्गेश पाठक अभी एमएलए, राजेंद्र नगर सीट तो हमेशा से पंजाबियों की सीट रही, हमेशा से पंजाबी कॉलोनी रही, पंजाबियों की सीट रही, भाजपा की सीट रही। कांग्रेस के भी जीते तो रमाकांत गोस्वामी जीते, जो कि कांग्रेस के थे, जो कि पंजाबी थे, वो भी पंजाबी थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी का जब कैंडिडेट जीता, तो पहले तो वहां से एक वैश्य जीता, हालांकि चड्डा पंजाबी थे, लेकिन अभी दुर्गेश पाठक पूर्वांचल का आदमी चुनाव जीत गया। तो क्या पंजाबी लोग भी एक पंजाबी को छोड़ करके पूर्वांचल के व्यक्ति को वोट दे रहे हैं? मानना बड़ा मुश्किल है। तो यहां पर भी राजेंद्र नगर से भी जो वोटें टर्फ आउट की गई हैं,
वो झुग्गी झोपड़ी की वोट्स थी या इस तरह की इलीगल इमिग्रेंट्स की वोट थी, वो जो वोटर लिस्ट में होती है, उनको क्लीन अप किया गया है। और मुझे लगता है कि एक इन्होंने प्रिकॉशन और लिया है कि इन जो वोट्स को इन्होंने टर्फ आउट किया है, ये देखिए बहुत समझने वाली बात है कि जो वोट्स को इन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूंसी से 14 कॉन्स्टिट्यूंसी से टर्फ आउट किया है, उनको ये आउटर दिल्ली के, बाहरी दिल्ली के जो बाहरी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, बॉर्डरिंग एरियाज कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहां पर इनको डाल दिया है। अब ये इलाके जो थे, ये इलाके पहले से बीजेपी के लिए वीक इलाके हैं, या वहां पर पोलराइजेशन की संभावना है, गुंजाइश है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ सोच समझ के ही वहां पर उनको टर्फ आउट कर दिया कि कल को कोई ये जाए कि कोर्ट कचहरी में जाए कि भाई मेरा वोट काट दिया गया, मुझे वोट नहीं मिला, तो वो भी चीज शायद स्क्रूटनी स्टैंड नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये तो डिमांड कर रही है कि मुझे इनोमरेटर का नाम बताओ, जो बीएलओ और लोग हैं उनका नाम बताओ मुझे। वो कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कि अगर कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, वो नाम तो होंगे ना आपके पास, आप कोर्ट में जाइए कि मेरा नाम गलत काट दिया गया। आप कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका नाम यहां से काट करके कहीं पर जोड़ा गया है। आखिर में 8 लाख लोग तो बढ़े हैं ना, ओवरऑल 8 लाख लोग बढ़े हैं, और इसमें कुछ रिलोकेटेड भी लोग भी होंगे। तो मतलब कि अगर आप मान लें कि करीब करीब 2-3 लाख लोग जिनका वोट निकाला गया इन 14 कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो इस 8 लाख के ओवर एंड अबव है, इनको कहीं अकोमोडेट किया गया होगा। तो उस तरह से मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट की जो क्लीनिंग हुई है, मैं क्लींजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो क्लीनिंग हुई है उस क्लीनिंग से आम आदमी पार्टी को घाटा है, बीजेपी को फायदा। ये तो नजर आ रहा है। इसी को लेकर के एक डेस्परेट मूव अब ये कर रहे हैं कि एक तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये भाजपा कर लेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक अपनी जगह पर ये सब जो तैयारी है, ये एक अपनी एक अच्छी तैयारी है, लेकिन बहुत कुछ कैंपेन और कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। वोटर लिस्ट अपनी जगह है, आपको आफ्टर ऑल इसी वोटर लिस्ट के, जो पुरानी वोटर लिस्ट थी जिसपे आम आदमी पार्टी असेंबली का चुनाव जीतती है, उसी वोटर लिस्ट के ऊपर आप लोकसभा का चुनाव जीतते थे, उसके बाद भी आप विधानसभा का चुनाव हार जाते थे। तो वोटर लिस्ट को तो आपने मजबूत किया, अच्छी बात है, आप 8 के 12 सीटें कर लेंगे, 14 सीटें कर लेंगे, लेकिन बहुत कुछ आपका डिपेंड करेगा आपके कैंपेन के ऊपर, आपके कैंपेन और आपके कैंडिडेट के ऊपर। आम आदमी पार्टी आज के तारीख में भी कैंपेन में बाकी पार्टियों से आगे चल रही है, उसकी विजिबिलिटी बहुत आगे है। डिस्क्रेडिटेड है, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, वो सारी बातें ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी ठीक है। इन बात को कोई मैं बताऊंगा या आप बताएंगे तो वो समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बात अरविंद केजरीवाल को भी खूब समझ में आती है, ये बात जो है सो उनके सारे प्लानर्स को, उनकी आईपैक संस्था जो है प्रशांत किशोर के जो उनके लिए काम कर रही है, उनको भी कुछ समझ में आ रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए ये इस तरह के चीजें चला रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनाव प्रक्रिया में इस वोटर लिस्ट को लेकर के कोई रुकावट अब आने जा रही। इलेक्शन इसी वोटर लिस्ट पे होगा और इस वोटर लिस्ट के ऊपर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन बात वही हो गई कि आपके सपोर्ट स्टाफ ने सब कुछ खड़ा कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया है, लेकिन अब चुनाव तो भाजपा के कैंडिडेट्स को और भाजपा की लीडरशिप को लड़ना है, उनके कैंपेन मैनेजर्स को लड़ना है। वो कैसे लड़ते हैं वो तो आगे आने वाले 10-15 दिन में पता लगेगा। जी बिल्कुल। मैंने इसे आपके लिए, आपकी यॉर्कर इसलिए कहा था सर, क्योंकि चुनाव जो है वो परसेप्शन के आधार पर लड़े जाते हैं, और अगर कोई पार्टी सेंटिमेंट जगा लेती है तो फिर कई बार वो चुनाव निकाल भी लेती है, फैक्ट्स जो है वो किनारे रह जाते हैं। अब आपने जो ये आरोप लगाया है, तो एक सेंटिमेंट जगाने का काम तो उसने किया ही है अपने वोटर्स के बीच में। अब काउंटर इसके विरोधी पार्टियों को इस सेंटिमेंट्स के आधार पर करना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि वोटर जोड़ने या घटाने का जो काम है, ये तो निर्वाचन आयोग का काम है, बाकायदा इसकी एक प्रक्रिया होती है, सरकारी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के आधार पर ही वोटरों के नाम हटाए जाते हैं या घटाए जाते हैं या जोड़े जाते हैं। तो क्या ये आम आदमी पार्टी जो है वो जो सेंटिमेंट जगाने का काम कर रही है अपने वोटर्स के बीच में और एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है
इस तरीके का, तो इसका कितना फायदा वो ले पाएगी? देखिए, आम आदमी पार्टी ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट कर रही है कि अपने काडर को, वो जो जो सीटें, जो उसकी जो अपनी कोर सीट्स है, जहां उनको दिखता है कि आज के तारीख में भी मुझे एडवांटेज है, मैं वहां चुनाव लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ, वहां के लिए वो उनको री एनर्जाइज कर रही है। उनको ये कह रही है कि देखो भाई, हमने हमारी किलेबंदी जो है, यहाँ यहाँ पर तो हम कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन ये हमारी मजबूत सीटें और हमें यहाँ दम लगा करके लड़ना है। और वो एक्चुअली, इसका जो, अब मैं क्या कहूँ, इसकी जो एक स्ट्रैटेजी जो इन्होंने ये किया है कि हमारा हमारा जो, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड एंटी इनकम्बेंसी, कहीं से हमारे काडर कमजोर ना पड़ जाए, हमारे काडर कहीं डिमोरलाइज ना हो जाए, इसीलिए लगातार ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम्स ये कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिससे कि अपने काडर को वो में उत्तेजना पैदा करें, उनको उत्तेजित करें, उनको 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 एनर्जाइज करें, जिससे कि वो चुनाव में पूरे दमखम से भाग ले। ये मेरी समझ में ये बात है। जी, लेकिन एक बात मुझे अजीब लगती है सर, कि अक्सर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप लगाती हैं। तो इसे आप किस हद तक सही मानते हैं सर, कि क्या राजनीतिक पार्टियों को अपनी राजनीति के लिए इस तरह के आरोप लगाने चाहिए? नहीं नहीं, वो तो चुनाव आयोग इज एन आर्बिट्रेटरी बॉडी, आर्बिट्रेशन की बॉडी है। चुनाव आयोग का जो काम करता है, चुनाव आयोग जब फंक्शन करता है तो उसके अंदर वो तो प्रोविजंस ऐसे हैं कि पार्टियां अपनी अपनी बात सामने रख सकती हैं, और चुनाव आयोग कई चीजों को मानता है, कई चीजों को नहीं मानता है, कई चीजों को रद्द करता है, कई चीजों को नहीं रद्द करता है। तो देखिए, उंगली तो उठेगी, उंगली तो उसके ऊपर उठेगी। और वो जो कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, तो अब तो वो तो उंगली तो उठेगी, और चुनाव आयोग को उसको काउंटर करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। वो तो डेमोक्रेसी में ये चीजें तो होंगी, और हम ये बात नहीं कर सकते कि भाई कोई उन पर उंगली ना उठाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई, जो पार्टी चुनाव में है, उसकी अगर वो कहीं पर चुनाव आयोग के किसी एक्शन के कारण अगर वो कमजोर पड़ रही है, तो आवाज तो हल्ला करेगी, और वो हल्ला करना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है। हल्ला करेगी, आवाज उठाएगा, चुनाव आयोग को उसको काउंटर करना चाहिए, बोलना चाहिए। जी, लेकिन अगर आपके और आरोपों देखिए, में दम है तो आप जब जी। चुनाव आयोग दमखम के साथ बोलता है ना बातों को, जब काउंटर करता है दमखम के साथ बातों को कहता है। आपको तो टीएन सेशन का जमाना याद रहा होगा, जी, आप तो तब बिल्कुल। पत्रकारिता में आ गए होंगे। वो जब केजी राव। उन्होंने पहले बड़े चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त हुए जिन्होंने क्लीनिंग प्रोसेस शुरू किया और जी रिफॉर्म्स का बिल्कुल। प्रोसेस शुरू किया, उन पे बहुत सारे जी अटैक्स हुए, बहुत सारी इन पर बातें उठी, लेकिन वो कभी झुके नहीं, कभी वो झुके नहीं। और उन्होंने जो है सो, और उन्होंने हमेशा अपने एक्शन को जस्टिफाई किया, और कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी खड़े हुए। उनके कांग्रेस, तब की कांग्रेस सरकार ने दो और उनके साथ आयोग अपॉइंट कर दिए थे, बिना एक्ट में बदलाव किए गए। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेकर के आए। तो वो तो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी चुनाव आयोग को, उन पर उंगलियां उठेंगी, उनको उनको वो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लेकिन हम ये जी नहीं कर सकते कि कोई एज मैटर ऑफ मतलब कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं कर सकते कि चुनाव आयोग पे कोई आवाज नहीं उठाए। आवाज तो उठेगी, जी तो क्यों ना जी उठे, उठनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टियों के आरोपों में दम होता है तो फिर वो कोर्ट भी जाती हैं, अदालत का कोर्ट दरवाजा भी भी जाती है, खटखटाती हैं। कोर्ट भी जानती है। अब सबसे बड़ी बात तो कोर्ट जनता की कोर्ट है, वो बात को मानती या नहीं मानती। आपने अगर जनता, देखिए, जनता के वोट को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। मेरा तो ये मानना है कि जनता ये इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। मतलब जहां पर एक किसी इलाके में किसी पार्टी का, किसी वर्कर का डोमिनेशन होता है, डोमिनेंट होता है, तो 18 के 25 वोट डलवा लेता है, वो 24 वोट डलवा लेता है। वो ईवीएम का जमाना रहा हो या वो पहले बक्से वाले वोट का जमाना रहा हो, लेकिन पूरा का पूरा चुनाव प्रक्रिया को पलट दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता। और जी इसका जाहिर तो सी मैं बात। सबसे बड़ा साक्ष्य ये मानता हूं, जो हम लोग की अपनी स्टडी रही है, कि पिछले कुछ चुनावों में, जो हरियाणा का चुनाव जो था, या महाराष्ट्र का चुनाव जो था, झारखंड का चुनाव जो था, सब जगह हम लोगों ने जो बातें हम लोग के समझ में आई, वो बातें हम लोगों ने कही, और रिजल्ट भी कुछ वैसे ही आए। तो उसमें कहाँ चुनाव आयोग को दोषी दे। जी बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि चुनाव जो है परसेप्शन के आधार पर ही लड़े जाते हैं, सेंटिमेंट्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट हथियार होता है राजनीतिक बिल्कुल पार्टियों का। बिल्कुल। और मैं, जैसे आपने तुलना की थी अरविंद केजरीवाल जी की
शेन वॉर्न से। मुझे लगता है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी जो है वो सेंटिमेंट जगा करके लोगों के बीच हाँ, पहुंच वो जाने में तरह तरह से वो कर रहे हैं, तरह जी तरह से वो कर रहे हैं, तरह तरह से। जी, तो इस मामले में वो फ्रंट फुट पे खेल रही है और बीजेपी के कोचेस ने अपना काम कर दिया है और सपोर्ट स्टाफ ने। अब लेकिन जो कैप्टन बैट्समैन नहीं और जो दिया, प्लेयर, कैप्टन नहीं दिया है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कौन लीड करा टीम। चलिए खैर, ये कभी बात हो मैं वही चुकी है, कह रहा हूँ कभी कि अब जो जो जिम्मेदारी रहेगी वो प्लेयर्स पे रहेगी कि वो कैसा खेलते हैं दिल्ली के सियासी पिच पर। सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। इस जो वोटर स्कैम पे जो बातचीत लगातार हो रही है, उसको डिटेल में आप गए और आपने बकायदा एरिया वाइज एरिया बताया कि कहाँ से कितनी सीट्स कम हुई हैं। हालांकि ये आंकड़े जरूर थे, लेकिन इस तरीके से इन्हें एक्सप्लेन करके कोई दूसरा मीडिया नहीं बता रहा है। जो आपने जिस तरीके से आज जानकारी दी, अब लोगों को समझ में आएगा कि वोटर स्कैम के आरोप में कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें राजनीति है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक यू, दर्शकों से आप थैंक यू। अपील है कि आप अपना प्यार बनाए रखें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। और आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। हमारे 2-3 दर्शक हैं जो बड़े अच्छे रेगुलर कमेंट करते हैं। एक विनीत मधुकर को मैं देखता हूँ, एक पंकज मोलिकी देखता हूँ। जी ये लोग और बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। वो हमारी सोच को भी और आगे जा करके हमें हमें भी कुछ एजुकेट करते हैं। तो मैं उन लोग का खास जी करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी जी जी, पंकज जी तो बकायदा कई बार मैं देखता हूँ कि पूरा प्रोग्राम सुन करके उसका एक समअप लिख देते हैं, ताकि अगर बिल्कुल, कोई सारांश जिसे हम कहते हैं वो समझना चाहे तो उनके कमेंट से समझ सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके कमेंट हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और बिल्कुल। उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आप जो सलाह देते हैं, आप जो बात कहते हैं, हम उन मुद्दों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी सर, धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू।